देखिए, लॉरेंस फोर्स के बारे में कल बात कर रहे थे। लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या, मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया और ऐसी जगह थ्रो किया जहाँ पे आपके क्या थे, दोनों फील्ड मौजूद थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा, क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा, क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends on reference frame, magnetic force depends on reference frame, but Lorentz force doesn't depend on frame. नोट कर लिया। Yes, sir. Velocity selected. मान लीजिए ये आपका पैरेलल प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर वाले प्लेट पे प्लस चार्ज दिया, नीचे वाले प्लेट पे आपने नेगेटिव चार्ज दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। दोनों फील्ड मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल विथ डिफरेंट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस चैम्बर में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ। ठीक। और ये जो चार्ज पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर, हर एक की स्पीड अलग अलग है। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको थ्रो करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड। मैंने कहा कि अगर क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आपने क्या किया, किसी भी क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी से, वी क्रॉस बी। बी के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को कीजिए, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी क्रॉस बी, तो थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी क्यू वी, और इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक। तो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो कर रहा हूँ तो चार्ज पार्टिकल पे आपके दो दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज पार्टिकल पे? 0। और Zero. उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो आपने कहा क्यू ई इज इक्वल टू बी क्यू वी, तो क्यू कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e डिवाइडेड बाई p, और इसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, मैंने क्या किया, एक चैम्बर है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यही हमारा क्वेश्चन है। आप अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, मैंने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30, 40, 50 ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए मैंने। जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल होगी, मतलब कि वेलोसिटी सिलेक्टर के इक्वल होगी, उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो वो चार्ज पार्टिकल तो सिंपल स्ट्रेट मूव कर जाएगा ना। Right. Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है नीचे की तरफ फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है ऊपर की तरफ फोर्स, और मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर की वेलोसिटी सेलेक्टर की स्पीड से अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव कर जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए, ये सब थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, यही चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? EM वेव, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इस वीक आप लोगों की केमिस्ट्री हो जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक फिजिक्स ही चलेगी। नीट टॉपर वालों की हो जाएगी केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, तो 2-2 घंटे की क्लास लूंगा फिजिक्स की, कि हम लोग भी जल्दी से इसको बाइंड अप करें। उसके बाद अच्छे से तैयारी कीजिएगा मॉक टेस्ट की, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब लोग हताश हो चुके हैं, आपके चेहरे बताते हैं, बहुत पढ़ लिया। ठीक, और यही एक पीक टाइम है, और इसी टाइम को संभालना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइम में नहीं संभले तो सब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, पूरी साल की मेहनत निकल जाएगी हाथ से। सर आप चैप्टर वाइज टेस्ट कंटिन्यू करोगे? हाँ, चैप्टर मेरे को भी याद दिला जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग ईमानदारी रखें तो एक साथ में मैं 3-4 टेस्ट भेज दूँ? हाँ सर हाँ सर बिल्कुल। चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास है भी, ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन का आज भेज देता हूँ। उसके बाद एक और है, 2 चैप्टर के आज भेज देता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट लूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिछले 10 सालों में एक क्वेश्चन आया है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से, उतना तो कर सकते हैं ना, उतना तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आखिरी में जिस दिन हम लोगों का सिलेबस बाइंड अप होगा, एक लेक्चर लेके मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी टेस्ट में दे रहा हूँ। ठीक, चलिए लिख लिया वेलोसिटी सेक्टर। एक थियरी का क्वेश्चन मेनली इंजीनियरिंग में पूछा गया था, लेकिन मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, लेकिन थियरी का आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, मल्टीपल चॉइस है, IIT मेंस में आया था। If in uniform electric field
and magnetic field F net is 0. तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड must be perpendicular to magnetic field. Electric field must be perpendicular to velocity. Magnetic field must be perpendicular to velocity. E, P and V are perpendicular to each other. सर फोर्थ वाला फोर्थ वाला फोर्थ वाला। बोलने से पहले सोचते हैं कि बस ऐसी मिला बस बोल दो, क्वेश्चन आया तुरंत मार्क कर दो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन मार्क करते समय। मैं लिख ही रहा हूँ तब तक आंसर भी बोल दी। सोचिए, 1 मिनट सोचिए, पहले थोड़ा इत्मीनान से सोचिए क्या चीज कही जा रही है। फिजिक्स में कोशिश कीजिए एक बार, अगर आंसर आ जाए तब भी एक बार मैथमेटिकल स्टेप लिख के जरूर देखिए। हो सकता है सही हो जाए तो अच्छी बात है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अब बताइए। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ? सिर्फ थर्ड? फर्स्ट? सर थर्ड थर्ड थर्ड? थर्ड। चलिए, आपसे कहा गया कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं। ये होता है ना लॉरेंस फोर्स। नेट फोर्स 0 है, 0 है, क्यू को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, माइनस V क्रॉस B। इसको लिख सकते हैं B क्रॉस V। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है ना, तो माइनस A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक, मैंने वैसे ही लिखा है। तो B क्रॉस V, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये वन है इसका मतलब, खत्म। A क्रॉस B का मतलब यही होता है ना, A क्रॉस B का मतलब यही होता है ना, A क्रॉस B का मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो A B के परपेंडिकुलर में है, मतलब कि A के परपेंडिकुलर भी है और B के परपेंडिकुलर भी है, क्रॉस प्रोडक्ट। सर अगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती फिर? कहीं भी हो तो उससे क्या, B क्रॉस V इज इक्वल टू E है। मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है आउटवर्ड है, ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्लियर सर है? अगर आउटवर्ड होती तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती ना, फिर एफ नेट कैसे 0 होता? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना दिया, ये तो इलेक्ट्रिक कंडीशन फील्ड कह रहा है सेम ना, ही ये तो नहीं है। कंडीशन कह रहा है कि ऐसा थोड़ी ना होगा। यहाँ पे तो कंडीशन आपने निकाल ली ना, यहाँ पे तो कंडीशन ये था कि नेट फोर्स आपके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बी और वी के परपेंडिकुलर होगा।
तभी नेट फोर्स 0 होगा। वही तो निकाल रहे हैं आप। मेरे को डायग्राम थोड़ी ना दिया गया है कि इनवर्ड है आउटवर्ड है। आपको तो कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन पे ये सब चीजें सेटिस्फाइड हों। इस वाले क्वेश्चन के साथ इसको मर्ज मत कीजिए। इसमें तो मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह लिया हुआ था। मैं बाबा बोलता हूँ फिजिक्स में अगर कोई सा भी क्वेश्चन है पहले ही देखते ही अगर आंसर पता चल रहा है क्या ये होगा, अगर उसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो एक बार फॉर्मूला लिख के देख लीजिए। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा है कि तुरंत आपके दिमाग में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ते ही लगे कि ये आंसर है, तो आपको सेकंड थॉट जरूर आना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी सोच कैसे लिया। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बार उसको लिख के भी देख लेते। क्योंकि तुरंत सोच रहा हूँ मतलब कि 90% चांस है कि नेगेटिव मार्क्स के लिए इसने दिया है क्वेश्चन एग्जाम में। क्योंकि सर आप थर्ड सोच, वाला क्यों नहीं होगा? थर्ड वाला क्यों होगा? ए क्रॉस बी, ये वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर कहता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बस मेरे को ये बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं क्रॉस प्रोडक्ट वो सर मतलब कि सी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, बस ये हुआ है इसका मतलब। फिर इसमें थर्ड वाला केस कहाँ से आ गया? ओके सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। लॉरेंस फोर्स में अलग अलग केसेस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इसी डायरेक्शन में पैरेलल है। अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखूं, v क्या है, 0 है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। q चार्ज पार्टिकल, m मास। ठीक। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा? Along the direction of electric. क्यू ई, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगी। और एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 0 होता है तो चार्ज पार्टिकल डिवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ऑलरेडी कल पढ़ चुके नो No, सर, sir. नो सर, नो स्ट्रेट सर, लाइन रहेगा। हैं स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। तो इधर पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। इसलिए चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए, थियरी लिखिए सिर्फ, ये दो दो लाइन लिख के छोड़िए मत। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा, बी क्यू वी साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई मास। पहला केस। वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन इस केस में v नॉट इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल। अगर इनिशियल वेलोसिटी है q चार्ज है, m मास है, वेलोसिटी v है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बात कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो फोर्स 0 है क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, बी क्यू वी साइन थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो फोर्स जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना है, क्यू। ठीक। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो करूँ, क्यूई फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट करता हुआ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ना, ये एक्सेलरेट करता हुआ स्ट्रेट लाइन चला गया। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को पीछे की तरफ थ्रो करता, मतलब कि एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स राइट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में। काइनेमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्टिंग की चीज़ों को याद कीजिए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब रिटर्न बैक होके वापस आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो ये ऐसे जाएगा फिर घूम के वापस आएगा, लेकिन तब भी पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, दोनों केस लिख लीजिए। एक्सेलरेशन वही है, क्यू ई बाई एन। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं। इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए क्या होगा, सोच के बताइए। न्यूमेरिकल नहीं आते, थियरी आता है इंजीनियरिंग वाले में। सर पैराबोलिक पाथ। हम्म, सोचिए सोचिए, स्टेप बाय स्टेप सोचिए, समझ में आ जाएगा। सर सर्कुलर पाथ। मतलब कि सर्कल में मूव करता रहेगा। यस सर। गलत है। सर हेलिकल पाथ। हाँ, लेकिन और अच्छे से हेलिकल पाथ होगा, लेकिन और भी होगा साथ में। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हर एक के कारण अलग अलग देखेंगे। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये है ना, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के में एंगल 90 डिग्री होता है तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक, तो इसका मतलब ये सर्कुलर होगा, ये मान लीजिए सर्कुलर है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इस पे फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है राइट डायरेक्शन में, और इसके कारण इसका एक्सेलरेशन है क्यू बाई एम। और सिंपल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर एक टाइम पे चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है। ठीक, अब याद कीजिए, जब हम लोग इससे पहले भी कल बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो पाथ कैसा होता है, हेलिकल होता है, और हर एक सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं पिच। और ऐसा कांस्टेंट क्यों था, क्योंकि वी cos थीटा कांस्टेंट था, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसलिए सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था सेम टाइम में। यहाँ पे एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम है कि वेरिएबल है, वेरिएबल।
स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज ना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब पिच कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Variable. वेरिएबल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच, पिच इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन पाथ कैसा है, हेलिकल। पहले थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्यों इंक्रीजिंग पिच है वो सब एक्सप्लेन करके लिखिए। स्नेहा, हरित, ममता, मोहनी, शेफाली वीडियो ऑन करके बैठी है, कहते कहते पूरा साल निकल गया। सर इसमें इनिशियली v cos थीटा की वैल्यू 0 होगी ना? लेकिन एक्सेलरेशन तो है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, तुम एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी ना। क्लियर है? अच्छा, काफी है। हम्म अब आते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है V वोल्ट। ठीक, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दूं, Q चार्ज M मास, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट में। Left. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल, यही होता है ना। चलिए मैं इसका डायरेक्शन, ये आपका V वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट, Right. राइट। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वर्क डन बाई पोटेंशियल, वर्क डन बाई पोटेंशियल कितना होगा, QV। ठीक है, वर्क डन पे पोटेंशियल आपका QV है, तो पोटेंशियल के द्वारा वर्क डन QV है, तो इसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल के कारण जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में, है ना। देखिए हम लोग फिर वैसे बैटरी वाले कॉन्सेप्ट को वापस रिकॉल करते हैं कि बैटरी करता क्या है। बैटरी क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ठीक, तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि एक आपका क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इधर 0 वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट है,
चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे एनर्जी कितनी है 0 जूल, और इधर एनर्जी कितनी है QV। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, तो उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वर्क डन बाय पोटेंशियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना, QV वर्क डन होता है। तो यहाँ पे QV के कारण जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो सिंपल सा इसको इस हिसाब से लिखिए। मैं इसलिए इसको वापस ये कर, ये 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट से V वोल्ट तक अगर Q चार्ज पहुंचेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो QV। यही हो रहा है ना, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास QV एनर्जी आ गई, और ये QV एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। मेरा मकसद था कि और ज्यादा स्पीड से ये टकराए, मैं ये चाहता हूँ। मैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या चाहता हूँ, बहुत ज्यादा चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक कॉन्सेप्ट ये पता चल गया कि अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखूंगा तो चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होगा और उसके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, QV के इक्वल हो जाएगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को हायर स्पीड से मूव करवाना है, ये मेरा एप्लीकेशन है, कहीं पे यूज करना है मेरे को इस चीज को। चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना है। तो मैंने देखा कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखूं तो उसके कारण क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वर्क डन बाय पोटेंशियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, Q इंटू वी। ठीक, तो Q इंटू वी हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल और बढ़ा दी। ठीक है, पहले 10 वोल्ट था, फिर 100 वोल्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस को, फिर 1000 वोल्ट किया, फिर 2000 वोल्ट किया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे को और ज़्यादा चाहिए, अभी तक अपने रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी तक मैं पहुंचा ही नहीं जितनी रिक्वायरमेंट थी मेरे को। लैब में एक लिमिटेशन होती है कि हाँ इतना ही वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो लैब में एक लिमिटेशन होती है। तो किलो वोल्ट तक अगर हम लोग जा रहे हैं ये बहुत है लैब वगैरह में, कि हम लोग 2 kV या 50 kV तक पहुंच गए। ठीक है, तो अगर मैं 50 kV का भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक, अब और भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि किया क्या जाए। अब लॉजिकली सोचिए, लॉजिक समझ में आएगा तब साइक्लोट्रॉन समझ में आएगा। मेरे को पता है मैक्सिमम लोगों को रटा हुआ फॉर्मूला। मैं क्या कह रहा हूँ कि 0 और V मतलब कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 0 से 10 वोल्ट तक चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो इसके पास एनर्जी आ गई 10 जूल। मान लिया मैंने, इसके पास एनर्जी कितनी आ गई, 10 जूल आ गई। ठीक, अब ये कब 10 जूल एनर्जी कब आई, जब चार्ज पार्टिकल शुरुआत में क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था। मैं चार्ज पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन पे रखूं मतलब कि उसके पास शुरुआत में कोई एनर्जी नहीं है। ठीक, और उसको मैंने 10 वोल्ट के अक्रॉस रखा तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया तो उसके पास कितनी एनर्जी आ गई, 10 जूल। मैंने कहा कि अब जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल है। अगर इस 10 जूल चार्ज पार्टिकल को मैं फिर से 10 वोल्ट के अक्रॉस रखूं तो ये फिर से यहाँ मूव करेगा। ठीक, अब इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 20 जूल। ठीक है, अब मैं फिर से 20 जूल वाले चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे रखूंगे फिर से यहाँ आएगा, इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 30 जूल। यही होगा ना, एनर्जी एड ऑन होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने सोचा। मैंने कहा कि अगर शुरुआत में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और वो V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा तो उसके कारण उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, QV।
मेरे को एक लॉजिक ये लगाना है कि अगर क्यू भी एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को मैं किसी भी तरीके से वापस यहाँ ले आऊं, मेरा मेन मोटो ये है कि ये जो एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल है इसको मैं वापस 0 वोल्ट पे ले आऊं, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी। ये फिर से यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 QV। मैं फिर से इसको वहाँ पे कहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ। अब ये फिर से यहाँ मूव करेगा, तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, ये यूज कर सकता हूँ ना बार बार। Yes, sir. बस मेन मोटो है कि मैं ये जो एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल है उसको किसी भी तरीके से वापस इसी पोजीशन पे ले आऊँ। ठीक है, तो पहले यहाँ तक जो समझा है उसको लिखिए अपनी वर्डिंग में, कि मेरे को चार्ज पार्टिकल चाहिए विद हायर एनर्जी। उसके लिए मेरे को क्या सोचा गया कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊं तो उसकी एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को किसी एक हद तक ही बढ़ा सकता हूँ, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक, तो उसके बाद दूसरा लॉजिक सोचा कि अगर मैं यहाँ पे वी पोटेंशियल के बीच में अगर चार्ज पार्टिकल को रख दूँ तो ये 0 से V तक पहुंचेगा, तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, QV आ जाएगी। अगर मैं किसी भी तरीके से QV एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को वापस 0 पे ले आऊँ, तो ये फिर से यहाँ मूव करेगा, तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 2 QV। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट को लिखे फिर हम लोग साइक्लोट्रॉन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हर एक कोचिंग में यही होता है कि शुरुआत में जब बच्चा एडमिशन लेता है कोचिंग में तो बहुत जोश से लेता है। ठीक है, 3-4 महीने तक बहुत जोश, ठीक, और अटेंडेंस भी पूरी फुल चलती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है जोश खत्म हो चुका होता है, उसके बाद फिर हिम्मत ही यहाँ तक पहुँचाती है। 1 साल एक काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लास्ट ईयर अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल से अगर अगस्त से सितंबर तक पेपर जाता तो 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल एक काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है, और लगातार क्लासेस हो रही हैं। कई लोगों ने जनवरी फरवरी तक हिम्मत बांधी, उनकी हिम्मत टूट गई। उसके बाद मार्च अप्रैल तक उनकी हिम्मत टूट गई। अब ये आखिरी वाला चल रहा है, इसमें भी एक एब्सेंट होते हैं फिर आते हैं फिर ऐसे ही। आखिरी समय पे ये काम मत कीजिए। हमेशा देखा है ना कि जो 800 मीटर की रेस होती है, तो 600 मीटर तक आदमी बिल्कुल तेज आराम से दौड़ता है, तो आप पे आराम से दौड़ने वाला काम निकल गया। अब आखिरी 100 मीटर का ट्रैक बचा हुआ है, 100 मीटर में तो आदमी पूरी जान लगा देता है। जनरल फंडा है, रेस अगर आपने किया होगा या देखा होगा तो हमेशा जानते हैं कि जो रेसर होता है आखिरी 50-100 मीटर में अपनी स्पीड को बढ़ाता है, अपनी स्टेमिना बचा के रखता है वो आखिरी 100 मीटर के लिए। आप लोगों ने अपनी स्टेमिना पूरी एग्जॉस्ट कर दी, वो सिर्फ दिमाग से। अगर सोचेंगे, मोटिवेट खुद ही कीजिए, मोटिवेट करने के लिए कोई आएगा नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड बनिए। और यही सोचिए कि आखिरी 100 मीटर की रेस रह गई है, अब इस समय तुम्हें को पूरी जी जान निकाल देना है। अब ये 100 मीटर का मतलब 1-2 महीना, जब तक डेट डिक्लेयर नहीं हो रहा। इस समय अगर हार मान गए तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा पछतावे के अलावा। कहेंगे यही कि पढ़ा सब कुछ था लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब तो ब्रशअप करने का टाइम आ गया ना, सब चीज़ें पढ़ ली, अब सभी चीज़ों को ब्रशअप करना है।
मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है कि अब टाइम मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए कि अब उतने टाइम में हम लोग एक्चुअल में कम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी आप लोग टेस्ट दें, मेरे ख्याल से जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वीकली के हिसाब से, 2 या 3 मॉक टेस्ट होंगे। तो उसमें आप लोगों की 3 घंटे का टाइम रहेगा, तो 3 घंटे की कोशिश मत कीजिए कि 3 घंटे का टाइम है, आप लोग करेंगे 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कहाँ कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं और घर पे कोई प्रेशर नहीं होता। सही हो गलत हो, एग्जामिनेशन हॉल में तो आधा घंटा टाइम निकाल देता है प्रेशर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 2.5 घंटे में करने की, वो प्रेशर डेवलप करना है घर के अंदर। तो उस प्रेशर में आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, तो टाइम कम करेंगे तो प्रेशर अपना आप ही डेवलप हो जाएगा ना कि अब कम टाइम में मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। और टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए 2.5 घंटे के अंदर। अगर घर पे अगर आप 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी 3 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग ही होता है और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अगर वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं होता ना सॉल्व, तो पूरे 1 घंटे की 1 साल की मेहनत नजर आने लग जाती है कि अब आगे क्या होगा, मैं दोबारा तैयारी करूंगी कि नहीं करूँगी, सभी उसी समय 3 घंटे में सब कुछ सोच डालते हैं आप लोग। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब रिवीजन एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करिए, जो भी आपने अपना साइड नोट्स बनाए हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज, फॉर्मूले बनाए हैं, तो उसको रिवाइज करना है। और जो भी रिवीजन कर रहे हैं वो पर डे कीजिए। ये नहीं कि मैंने 5 चैप्टर रिवीजन कर लिया इस वीक में और अगले वीक में अगले 5 चैप्टर कर रहा हूँ। अरे जो 5 चैप्टर किए थे वो तो फिर गैप हो गया ना, एक वीक का उसको गैप दे दिया। तो जो भी रिवीजन कर रहे हैं, पर डे प्रीवियस रिवीजन को दोबारा रिकॉल करना बहुत जरूरी है। को सोच के देखिए, अगर 2 महीने में अगर आपने पहला चैप्टर आज पढ़ा था, 2 महीने के बाद तक लगातार पढ़ते रहे तो पहला चैप्टर तो कम से कम 60 बार पढ़ लिया ना, 60 टाइम्स पढ़ लिया। रोज पढ़ रहा हूँ चैप्टर को, तो अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब दिमाग में बैठ चुका है, इतनी बार पढ़ लिया उसको। तो कन्फ्यूजन तभी होता है जब किसी फॉर्मूले को मैं एक बार देखा रहता हूँ, क्वेश्चन आता है तो फिर मैं याद करता हूँ कि ये क्या फॉर्मूला था। जो याद आता है उसी को लिखता हूँ, उसी को फॉर्मूले पुट करता हूँ, आंसर जरूर मिलता है, क्योंकि 3 गलत आंसर दिए हुए हैं उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए आप लोग। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आप लोगों ने, अब अलग से अपना दिमाग मत लगाइए कि मैं अलग से ये क्वेश्चन कर लूँ वो कर लूँ, जितना करना था कर लिया। अब सिर्फ मॉक टेस्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। मॉक टेस्ट जो भी हो रहा है वो क्वेश्चन अलग से आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अब चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए कि मैं स्ट्रेट लाइन के अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं, नहीं, जितना करना था कर लिया। मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें अगर स्ट्रेट लाइन के 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वीकली 3 भी हो रहे हैं तो 1 महीने में कम से कम 12 हो जाएंगे ना मॉक टेस्ट। ठीक है, 12 × 40 भी करें तो 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60, मतलब कि 54, 540 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फिजिक्स में। ठीक, तो इतना काफ़ी है 540 क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस समय ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में चीज़ें नेगेटिव होती हैं। अब ज़्यादा पढ़ने का टाइम चला गया, अब तो जो पढ़ा है उसको मेरे को सब ब्रश अप करना है और कुछ नहीं, नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। अगर रिवीजन करना भी है तो रिवीजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए, पहले एक बार प्रीवियस ईयर का रिवीजन कीजिए। अगर दोबारा मन कर रहा है रिवीजन करने का तो जो भी असाइनमेंट शीट वगैरह दी थी उसको कीजिए, बस। और उसके बाद मॉक टेस्ट में है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट में आप, बस ये 3 काम कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। जो बुक पढ़ी है पढ़ी रहने दीजिए, क्योंकि इस समय क्या होगा ना, आप ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, अब वो मान लीजिए नीट लेवल का ही नहीं, अब बेकार के क्वेश्चन में फंसे हुए हैं। अब मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसी पैटर्न पे मेरे को ध्यान देना है, जो मैंने पढ़ा है उसी फॉर्मूले को रिवाइज के लिए नीट पैटर्न बार बार पढ़ेंगे तो नीट पैटर्न को अब दिमाग में रहेगा कि हाँ नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन तो पता है आपको, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने भी किए जा सकते हैं, और इंटरेस्ट भी आएगा।
लेकिन ऐसा भी इंटरेस्ट मत डेवलप कीजिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने ही नहीं जाने वाले, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर मेरे को यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाना है तो मैं किसी भी तरीके से चार्ज पार्टिकल को वापस 0 वोल्ट पे ले आऊँ। तो मतलब कि चार्ज पार्टिकल डिविएट करना है ना अपने पास से। अगर लॉजिकली सोचिए, चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा मान लीजिए, तो इसको डिविएट करके वापस यहाँ पहुंचाना है ना। और मेरे को एक चीज पता है, चार्ज पार्टिकल का डेविएशन होना चाहिए लेकिन उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो कर रहा हूँ, क्यूवी चार्ज वाले पार्टिकल को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जिसकी एनर्जी क्यूवी है, डेविएशन हो लेकिन उसके एनर्जी पे कोई फर्क ना पड़े। तो मेरे को ध्यान में आया, इसके लिए तो एक ही चीज है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो कि एनर्जी में कोई चेंज लेके नहीं आता, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल के मोशन को मतलब कि डिवेट पाथ को डिवेट करता है। यही तो पढ़ा था, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0। इसलिए हमने उन्हें कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज। चार्ज पार्टिकल वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास से डिविएट कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे दो चीजों को अगर आप लॉजिकली सोचें, आपने दो चीजों को यूज किया है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, और एक्सीलरेट करने के कारण क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसके पाथ को डिवाइड कर रहा है। और इसी दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है आपका साइक्लोट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक, अब देखिए साइक्लोट्रॉन कैसा होता है। ये डी शेप का साइक्लोट्रॉन है, ये डी शेप है। ये ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये एसी बता रहा है। ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स। ठीक, खुद लॉजिकली बताइए कि अगर मैंने कहा कि कुछ टाइम पे और आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मान लीजिए ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज पार्टिकल एम मास। मानिए ये आपका शुरुआत में हायर पोटेंशियल और ये आपका लोअर पोटेंशियल है। एसी में यही होता है ना, पोटेंशियल चेंज होता रहता है, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे आपने कहा कि ये वाला पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, ये वाला पोटेंशियल क्या, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा ना। अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा हो तो इसे फोर्स कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव किया। अब ये जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है तो ये कैसा पास कवर करता है, सेमी सेमी सर्कल। सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे ये चार्ज पार्टिकल इधर पहुंचा, ये कैसा पाथ कवर करेगा, सेमी सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसके पास कितनी एनर्जी है, क्यूवी, QV. है ना। वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था दोनों के बीच में, तो यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी है, क्यूवी। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब क्या हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा ना। अब ये क्यूवी एनर्जी थी इसके पास, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। लॉजिकली सोचिए, मैंने कहा कि आप लोग दौड़ रहे हैं और मैं पीछे से आके और धक्का दे दूं आपको,
तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी ना। तो वही काम कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा था, यूवी एनर्जी थी इसके पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा ना। इसकी स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे कितनी होगी इसके पास? 2 QV। और ये जैसे अंदर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको क्या करवाएगा? सर्कुलर पाथ। और याद कीजिए जब हमने रेडियस लिखा था, R = mv/bq, यही था ना। जो रेडियस था वो क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था? स्पीड पे, वेलोसिटी पे। तो अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। और आपने देखा कि हर एक हाफ साइकिल के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा सेमी सर्कुलर पाथ, वो इंक्रीज होता जाएगा ना। तो आपने कहा ये स्ट्रेट ऐसे गया, फिर सेमी सर्कुलर पाथ, फिर ये स्ट्रेट ऐसे गया, फिर सेमी सर्कुलर पाथ, फिर ऐसे गया, फिर सेमी सर्कुलर पाथ। ये रेडियस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक होल रहता है आखिरी में। तो यहाँ पे जब आउटर वाले रेडियस, जब इसका रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी बढ़ती आ रही है ना, एक सर्कल करे दूसरा तीसरा चौथा, वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, तभी तो रेडियस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब इसका रेडियस किसके इक्वल होगा? डी के रेडियस के इक्वल। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, mv/bq, और इसको हम लोग उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। 2mk/bq। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? 2mq/v, वर्क डन बाई पोटेंशियल, डिवाइडेड बाई bq। याद आ रहा है? पहले कर चुके हैं ये। अच्छा ये बताइए एक सेकंड चीज, इसमें थ्योरी में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और इसकी फ्रीक्वेंसी, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम होनी चाहिए कि अलग अलग? सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए ना। लॉजिकली सोचिए कि मैंने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल मूव करके यहाँ पहुंचा, ये जैसे ही यहाँ पहुंचे वैसे ही सामने वाला क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव ना। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। और ये जैसे ही घूम के वापस यहाँ पहुंचे, ये सामने वाला क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है। इसका मतलब इसको इतना मूव करने में जितना टाइम लग रहा है, आधा सर्कल मूव करने में, उतने ही टाइम में ऑसिलेटर पॉजिटिव से लेके क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव हो जाना चाहिए। तभी तो उसको अट्रैक्ट करेगा बार बार। नहीं तो मान लीजिए ये घूम के यहाँ पहुंचा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये तो इसको अपोज कर देगा ना। अपोज कर देगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और ऑसिलेटर की टाइम पीरियड, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। इक्वल। तो सेमी सर्कल का टाइम पीरियड कितना होगा? पूरे का कितना होता है? 2πm/bq। तो आधे का कितना होगा? πm/bq। ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया। तो फ्रिक्वेंसी कितना होगा? bq/πm। और ये फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए? फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ऑसिलेटर जो भी है। रीजन लिख लीजिएगा जो जो समझाया है। और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोट्रॉन एक बार आप लोग थियोरी पढ़ लीजिएगा बुक से भी। ठीक है। वैसे सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं,
लेकिन तब भी एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, थ्योरी कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट वाला, तो उसके बाद मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म 2 3 4 5, EMI, AC 6 7 8, लगभग 8 लेक्चर चाहिए मिनिमम। आज क्या हो गया, ट्यूसडे ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भी क्लास रखूँगा। सैटरडे अगले हफ्ते तक का बैंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बाबा बोल रहा हूँ, प्लीज़ वापस अपने ट्रैक